तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक कहानी देखी थी, जिसमें हम लोग आज़ादी कैसे लेंगे अंग्रेजों से, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। तो इंडिया जो है वो दो भागों में विभाजित था, एक तो प्रोविंसेस और एक प्रिंसली स्टेट। तो प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेस को क्या चाहिए थी? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंसेस को क्या चाहिए थी? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और प्रिंसिपल स्टेट को क्या चाहिए थी? अपनी सुजरेनिटी खत्म करनी थी। और फिर दोनों मिलके फिर दोनों को मिलके बनानी थी एक फेडरेशन। तो प्रोविंसेस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए, और प्रिंसिपल स्टेट को क्या क्या चाहिए? सुजरेनिटी अपनी खत्म करनी होगी, और फिर दोनों मिलके एक बनाएंगे फेडरेशन। फेडरेशन को फिर मिलेगा डोमिनियन स्टेटस, और फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो हम लोग बन जाएंगे सोवरेन। तो ये था पूरा रोड मैप इंडिपेंडेंस लेने का। तो 1935 का जो एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही जाती है, यानी कि जो हमारा सपना था फेडरेशन बनाने का, प्रोविंसेस और प्रिंसिपल स्टेट्स को मिला के, उसमें इसको हरी झंडी दिखा दी जाती है कि भाई तुम लोग अपना फेडरेशन बनाओ। अंग्रेज कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फेडरेशन बनाने की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंट ये क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे वो राजी नहीं हुए। जो प्रिंसली स्टेट थे वो अपनी सुजरेनिटी खत्म करने को ही राजी नहीं थे, क्योंकि उनको उनका तो राजपाट अच्छा चल रहा था, तो उनको क्या मतलब है अपनी सुजरेनिटी खत्म करने का। तो इसी वजह से जो है वो फेडरेशन नहीं बना पाते हम लोग। तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन का जो हमारा सपना था वो अधूरा रह जाता है, और एक स्टेलमेट की सिचुएशन बन जाती है। तो इस एक्ट में ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही गई, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई ड्यू टू प्रिंसिपल स्टेट्स, क्योंकि प्रिंसिपल स्टेट्स ने रिफ्यूज कर दिया टू ज्वाइन द फेडरेशन। तो तो इंडियन प्रोविंसेस जो थे वो तो राजी थे ही, लेकिन प्रिंसिपल स्टेट्स ने मना कर दिया, इसलिए हम लोग फेडरेशन नहीं बना पाए। अब आगे चले तो इस एक्ट में फेडरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ। तो फेडरलिज्म हम सभी लोग जानते हैं, जब पावर जो है वो डिवाइडेड हो तो उसको क्या कहते हैं? फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ इस एक्ट में 1935 में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था चालू हुई थी 1858 के एक्ट से, वो यहाँ पे आके अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचती है। तो 1858 का जो गुड गवर्नेंस एक्ट था, वहां से डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस चालू होता है और अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे चली जाता है, फेडरलिज्म यहाँ पे आ चुका है, और जो तीन लिस्ट बनाई गई, एक सेंटर की, एक प्रोविंसेस की, और एक कंकरेंट लिस्ट। यानी कि जो अपना सेवन शेड्यूल जो अभी चलता है, उसकी पूरी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। तो तीन लिस्ट बनाई गई, एक फेडरल लिस्ट जो कि सेंटर के हवाले होगी, जिसमें सेंटर अपने लॉज वगैरह बना सकता है। एक प्रोविंसेस की, जिसका कौन देख रेख करेगा? जो प्रोविंसेस हैं, यानी कि जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स। और एक कंकरेंट लिस्ट जिसमें बोथ जो हैं वो रूल्स वगैरह बना सकते हैं। तो ये फेडरलिज्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना। फेडरेशन बनाने की बात की गई, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, और एक फेडरलिज्म का कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। तो ये सभी याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो हम लोगों को पिछले एक्ट में याद होगा डायरकी चालू हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। डायरकी चालू हुई थी प्रोविंसेस में। तो इस एक्ट में क्या गया? प्रोविंसेस में डायरकी को अबॉलिश कर दिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया, और सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया उसको। तो जो डायरकी जो प्रोविंसेस में चल रही थी, उसको प्रोविंसेस में बंद करके सेंटर में चालू कर दिया। तो ये याद रखना, डायरकी एट द सेंटर कहाँ, किस एक्ट में आई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे लंबा या सबसे बड़ा कहें कि जो एक्ट कोई पास हुआ था, तो यही एक्ट था, याद रखना। सेंटर में हमें देखने को मिली डायरकी, और प्रोविंसेस में वो अबॉलिश हो गई, बंद हो गई, जो कि पिछले एक्ट यानी कि मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स थे उसमें इंट्रोड्यूस हुई थी। तो याद रखना ये। और प्रोविंसेस को यहाँ पे मिल गई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो जो हमारा सपना था प्रोविंसेस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल जाए, तो वो हमें मिल गई, लेकिन हम लोग फेडरेशन नहीं बना पाए बिकॉज ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो याद रखना, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमें यहाँ पे मिल जाती है। अब जो फ्रेंचाइज है, यानी कि जो मतलब जो लोग वोट कर सकते हैं, उसको बढ़ाया गया। तो लगभग 2-3% हम लोग वोट कर पा रहे थे पिछले एक्ट में। अब इस एक्ट में उनकी संख्या बढ़कर हो जाती है 14% के आसपास। तो 14% के आसपास ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वोटिंग के लिए एलिजिबल हो जाती है। तो फ्रेंचाइज जो है वो एक्सटेंड हो जाती है, याद रखना। और एक फेडरल कोर्ट इस बनाने की इस एक्ट में बात कही जाती है, और 1937 में फेडरल कोर्ट जो है बन जाता है, जो कि हमारा है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट बनता है, जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनता है, वो 1937 में बनता है, जो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट बन जाएगा।
तो याद रखना है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया किस एक्ट में बनाने की कही गई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, एंड 1937 में ये बन जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट हमें कलकत्ता में देखने को मिल रहा था, वो किस एक्ट में हम लोगों ने बनवाया था, तो वो तुम लोग कमेंट करके बताओगे, मैं पढ़ा चुका हूँ इसको। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई बनाई जाती है इस एक्ट के थ्रू, तो ये भी याद रखना आरबीआई जो है वो किस एक्ट में प्रावधान था बनाने का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, बहुत सारी चीजें यहाँ से निकल के आएंगी। तो फेडरल कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट निकल के आ गया, और आरबीआई निकल के आ गया, एंड फेडरलिज्म यहाँ से निकल के आ गया, और डायरकी इन द सेंट्रल निकल के आ गया, और तीन लिस्ट निकल के आ गई। और इसमें काउंसिल ऑफ इंडिया अबॉलिश कर दी गई, जो काउंसिल ऑफ इंडिया स्टार्ट हुई थी 1858 के एक्ट में, उसको बंद कर दिया गया यहाँ पर। तो काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि असिस्ट कर रही थी किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो असिस्ट कर रही थी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि ब्रिटिश में बैठी हुई थी, तो उसको अबॉलिश कर दिया गया इस एक्ट में, याद रखना। और स्टार्ट किस एक्ट में किया गया था ये भी याद रखना, 1858 के एक्ट में। और इस एक्ट में रीऑर्गेनाइजेशन होता है कुछ इंडिया के कुछ पार्ट्स का, तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया इस एक्ट में किया जाता है। सिंध को और बॉम्बे को अलग अलग कर दिया जाता है, और बिहार और उड़ीसा को अलग अलग कर देते हैं। तो सिंध एंड बॉम्बे सेपरेट हो जाते हैं, बिहार और उड़ीसा सेपरेट हो जाते हैं, और बर्मा को भी हम लोग अपने देश से अलग कर देते हैं। तो बर्मा अलग हो जाता है, और सिंध और बॉम्बे अलग हो जाता है, बिहार और उड़ीसा अलग हो जाता है। तो ये सारी चीजें याद रखना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट था। बाकी अ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो एक तरीके से इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन की तरह एक्ट करता है, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता। तो आजादी के बाद जब हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो इसने क्या किया, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन की तरह एक्ट किया। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है एग्जाम में। तो इट एक्टेड एज ए इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन टिल वी फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना। तो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था, 1935 का। तो ये सारी चीजें याद रखना, और ये एक बहुत बड़ा सोर्स है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बहुत सारी चीजें डायरेक्टली उठाई गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको याद रखना। इट एक्टेड एज द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना। ऑल इंडिया फेडरेशन जो बन नहीं पाई ड्यू टू प्रिंसली स्टेट्स, एंड डिवीजन ऑफ पावर्स, फेडरलिज्म इंट्रोड्यूस हो गया, तीन लिस्ट बन गई, डायर के अंदर सेंटर आ गई, प्रोविंसेस में बंद हो गई, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई, और फ्रेंचाइज जो है वो एक्सटेंड हो गई। एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हो जाती है, आरबीआई की स्थापना हो जाती है, काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो अबॉलिश हो जाती है, और कुछ पार्ट्स इंडिया के उनका रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। सिंध और बॉम्बे अलग हो जाते हैं, बिहार एंड उड़ीसा अलग हो जाते हैं, एंड बर्मा जो कि म्यांमार है वो भी अलग हो जाता है इंडिया। तो ये सारी चीजें याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। अब इस एक्ट के बाद समय बदलने वाला था, और समय बदलता है थ्रू वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो अब जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था पूरे विश्व में, और उसमें हिटलर ने हिटलर ने कसम खाई थी कि मैं इंग्लैंड को बर्बाद कर दूंगा। तो हिटलर का राज होता है, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। तो ब्रिटिश की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, और बहुत मतलब, तो बहुत ही बुरी स्थिति में आ जाते हैं ये लोग, और ये फिर हमारी मदद मांगते हैं इंडिया की। तो ये लोग इंडिया के पास आते हैं कि भाई हमें तुम लोग हमारी मदद करो, हमें सोल्जर्स दो, बदले में हम तुम्हें बदले में हम तुम्हें आजाद करेंगे। तो ये सारी चीजें थी। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, बैटल ऑफ ब्रिटेन चल रही थी, और हिटलर जो है वो राइज कर चुका था, और उसने कसम खा ली थी मैं ब्रिटेन को बर्बाद कर दूंगा। तो इसी वजह से इंडिया की मदद मांगने के लिए, इंडियन सोल्जर्स को लड़वाने के लिए अपनी तरफ से ये लोग एक ऑफर लेके आते हैं, जिसको हम लोग अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं। तो अगस्त ऑफर जो कि आया 1940 में, याद रखना, 1940 में आया, अगस्त 1940 में आया अगस्त ऑफर। तो अब आ चुके हैं हम लोग अगस्त ऑफर ऑफर पे, जो कि 18 अगस्त 1940 में आया। लॉर्ड लिनलिथ वो जो थे, उन्होंने इसको अनाउंस किया, जो तब वाइसरॉय थे इंडिया के, याद रखना। क्यों आया था ये सारा कंटेक्स्ट मैं बता ही चुका हूँ। वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो इंटेंसिफाई चल रहा था, ब्रिटिश को इंडिया की सपोर्ट चाहिए थी, वार में इंडिया के सोल्जर्स चाहिए थे। इनके पास खुद तो ये लोग लड़ नहीं सकते थे, बर्बाद हो जाते, मर कट जाते। तो इंडिया जो कि अपने सोल्जर्स के लिए जाना जाता है, जो हमारी आर्मी है, जो अनबीटेबल है, एंड तो ये लोग देखते हैं इंडिया की तरफ कि इंडिया भाई तुम हमारी मदद करो, बदले में हम तुम्हें आजादी करें देंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस had demanded full independence and refused to support the war without it। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या कहा, हम लोग जो है, हम लोगों को चाहिए पूरी आजादी, अदरवाइज हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन
इन लोगों ने क्या किया इन लोगों ने क्या कहा हम लोगों से, तुम लोग ले लो डोमिनियन स्टेटस। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस अभी भी नहीं मिलेगी तुम लोगों को, तुम लोग क्या ले लो, डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस ले लो तुम लोग। तो डोमिनियन स्टेटस में क्या होता है, हम लोग आजाद तो हो जाते हैं लेकिन पूरी तरीके से आजाद नहीं होते, हम लोग जो है फिर भी ब्रिटिश के अंदर ही रहेंगे। तो डोमिनियन स्टेटस जो है वो पूर्ण रूप से आजादी नहीं थी, फुल इंडिपेंडेंस जो नहीं थी, हम लोग सोवरेन नहीं बन पाते। तो डोमिनेंस स्टेटस ये लोग हम लोग को दे रहे थे, पूरी आजादी हम लोगों को दे नहीं रहे थे, तो कांग्रेस ने कर दिया मना कि हम लोगों को ये चाहिए नहीं। एंड तुम लोग ये डोमिनेंस स्टेटस भी कैसे दोगे, इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं था इसमें। तो अ, जो ऑफर जो था उसको रिजेक्ट कर देती है कांग्रेस पार्टी। और ये जो एक्ट था ये बहुत ज्यादा वेग था, और इसमें रियल पावर और इंडिपेंडेंस हम लोगों को मिल नहीं रही थी। और इसमें इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे होगा, पावर कैसे ट्रांसफर की जाएगी, कुछ नहीं लिया गया था। एंड माइनॉरिटीज के पास वीटो पावर भी था। तो ये सारे कारण की वजह से कांग्रेस जो है इसको रिजेक्ट कर देती। तो याद रखना, अगस्त ऑफर को कांग्रेस ने कर दिया रिजेक्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी। कोई इमीडिएट पावर ट्रांसफर कैसे होगी वो नहीं इसमें दिया गया, डोमिनियन स्टेटस मिल गया हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जगह। तो ये सारी चीजें थी। अब इस वजह से फिर गांधी जी जो है वो इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च कर देते हैं 1940 में। तो 1940 में महात्मा गांधी ने लॉन्च कर दिया इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। याद रखना एग्जाम में अक्सर आ जाता है। तो किसके रिस्पॉन्स में किया गया था, अगस्त ऑफर के रिस्पॉन्स में किया गया था। तो ये सारी चीजें थी अगस्त ऑफर की। फिर अगस्त ऑफर रिजेक्ट होने के बाद हम लोग पहुंचेंगे क्रिप्स मिशन पे। तो अब ये क्रिप्स मिशन जो है वो क्यों आया इंडिया में, क्रिप्स मिशन बेसिकली आया है जो अगस्त ऑफर इन लोगों ने दिया था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आता है क्रिप्स मिशन। लेकिन हमें तो इम्प्लीमेंट करवाना ही नहीं था वो। तो ये लोग ला क्यों रहे थे, क्योंकि इन लोगों को चाहिए थी फिर से मदद। अब फिर से मदद इन लोगों को क्यों चाहिए थी, क्योंकि ये लोग जापान जापान जो है उसका राइज हो चुका था, और उससे ये लोग हार चुके थे सिंगापुर में। और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो भी बहुत ज्यादा उभर रहे थे, और उन्होंने आजाद हिंद फौज ये सारी चीजें। तो ब्रिटिश जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुके थे उस टाइम पे, जापान भी इन लोगों से लड़ रहा था, और ये लोग वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी लड़ चुके थे। तो ये पूरी तरीके से कमजोर थे। तो अब इन लोगों को फिर से मदद चाहिए थी जापान वापान से लड़ने के लिए। तो फिर ये क्रिप्स मिशन लाते हैं इंडिया, जो अगस्त ऑफर है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और यहाँ पे एक और मैं अगर बात बता दूं, तो जो अगस्त ऑफर आया था उसके बाद हम लोग वॉर ज्वाइन कर जाते हैं, और ब्रिटिश की हेल्प हेल्प करते हैं वॉर में, और उसको जितवा भी देते हैं। तो ये ध्यान रखना, इन लोगों ने हमें कुछ भी नहीं दिया, फिर भी हम लोग इनकी तरफ से युद्ध लड़ते हैं, अपने सैनिकों का बलिदान देते हैं, और ये सिर्फ हमें झुंझुना पकड़ाने पे लगे रहते हैं। तो क्रिप्स मिशन जो कि इम्प्लीमेंट करने आया अगस्त ऑफर को, उसकी बात हम लोग करेंगे। 1942 में आया था, ये याद रखना। तो टू नेगोशिएट विद इंडियन लीडर्स एंड सिक्योर देयर सपोर्ट फॉर वर्ल्ड वॉर सेकंड बाय ऑफरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन आफ्टर द वॉर। तो वही पिछली बार की सारी चीजें, वर्ल्ड वॉर सेकंड में हम लोगों को सपोर्ट करो, फिर वॉर के बाद हम तुम लोगों को आजादी देंगे। तो इसमें प्रपोजल वही था, डोमिनेंस स्टेटस मिलेगा तुम लोगों को, इंडिया विल बी ग्रांटेड डोमिनेंस स्टेटस आफ्टर द वॉर। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, जो कि एक इलेक्टेड बॉडी होगी। इलेक्टेड बॉडी याद रखना, इलेक्टेड बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की इसमें बात होती है, डोमिनेंस स्टेटस की बात होती है, और राइट टू ऑप्ट आउट, यानी कि जो प्रोविंशियल स्टेट्स हैं उनके पास अपना अधिकार रहेगा। वो यूनियन से बाहर जा सकते हैं, या फिर साथ में मिल सकते हैं, या फिर अपना इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। तो ये पूरा उनका राइट रहेगा। फिर डिफेंस अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, यानी कि यही तो है डोमिनियन स्टेटस की खास खास बात, तुम लोग पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हो, डिफेंस जो है फिर भी ब्रिटिश के अंदर रहेगा। तो ब्रिटिश विल रिटेन कंट्रोल ओवर डिफेंस ड्यूरिंग द वॉर। तो ये सारी चीजें थी। तो ये सारी चीजें थी क्रिप्स मिशन की, जिसको फिर से हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। और इस बार गांधी जी स्टार्ट करते हैं अपना सबसे बड़ा और सबसे मोस्ट अन गांधीयन मूवमेंट, जो है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है अगस्त 1942। और यहाँ पे मैं एक और अगर बात बता दूं, तो 1940 में जो मुस्लिम लीग थी और जो जिन्ना मुस्लिम लीग थी और जो जिन्ना विन्ना ये जो लोग थे, इन लोगों ने एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर दी थी, कि इन लोगों को अपना एक अलग देश पाकिस्तान चाहिए। तो ये भी इन लोगों की डिमांड थी, और क्रिप्स मिशन में कहा गया कि अगर मुस्लिम लीग और आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर ये दोनों इस ऑफर पे राजी होती हैं तभी ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ये इन लोगों ने एक अलग से नई टर्म एंड कंडीशन डाल दी इसमें, कि मुस्लिम लीग जो कि अलग अपना पाकिस्तान डिमांड कर रही थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस
जो कि पूरे देश को एक चाहती थी। तो ये इन लोगों को आपस में सहमत होना होगा, इन दोनों को सारी चीजें माननी पड़ेंगी, तभी ये जो ऑफर है वो वर्क करेगा। तो इस वजह से ये फिर हो नहीं पाता, और फिर हम लोग पहुंचते हैं यहाँ से जो है दुनिया फिर से पलटने। तो इसके बाद बहुत सारी ये आंदोलन वगैरह होते हैं, कुछ इंडिया मूवमेंट होता है, जो मोस्ट अनगांधीयन मूवमेंट था महात्मा गांधी का। बहुत ही वायलेंट मूवमेंट होता है, और बहुत सारे लोग इसमें जेल जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं। तो फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड होता है, इंग्लैंड जो है वो अल्टीमेटली जीत जाती है वर्ल्ड वॉर सेकंड, और जो इनका हीरो था वर्ल्ड वॉर सेकंड का, वो दुनिया पलट जाती है, और वो इलेक्शन जो है वो हार जाता है। तो 1945 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें चर्चिल चर्चिल जो वर्ल्ड वॉर सेकंड का हीरो था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर सेकंड जीते थे ये लोग, तो वो हार जाता है। बहुत ही, ये पता नहीं कैसे हो गया, और लोग आज भी इसको सोचते हैं कि ये हो कैसे गया। तो चर्चिल जो है वो हार जाता है, और पावर में आते हैं एक नए प्रधानमंत्री जो है क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली जो है वो पावर में आते हैं, और ये लेबर पार्टी के होते हैं। तो याद रखना, लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली जो है वो पावर में आते हैं, यहाँ से दुनिया बदलने वाली है। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूएसए ने सपोर्ट किया था इंग्लैंड को, ये याद रखना, और एक एटलांटिक चार्टर जो है वो साइन किया था इन लोगों के साथ। अब इस एटलांटिक चार्टर में मोटा मोटी मैं बता दूं, जो हमारे इंपॉर्टेंट का काम है वो है कि जो कॉलोनीज वगैरह हैं, जो कॉलोनी जिन पे कब्जा कर रखा है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उनको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाएगा। तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन किसको दिया जाएगा? कॉलोनीज को, कि उनके पास अगर वो आजाद होना चाहें तो उनको आजादी दी जाएगी, ये उनको राइट दिया जाएगा। ये किस में था? अटलांटिक चार्टर में था। तो ये जो है वो यूएसए ने डिमांड रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करने के लिए। तो वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट किया यूएसए ने ब्रिटिश को, और बदले में एक अटलांटिक चार्टर जो है उनसे साइन करवाया, और उसमें क्या था? कॉलोनीज को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाएगा, जिसके हिसाब से जो कॉलोनीज वगैरह जो हैं वो आजाद होना चाहती हैं तो उनको आजादी दी जाए। तो ये सारी चीजें थी, और फिर पावर में आ जाते हैं क्लेमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के होते हैं, और उनको जो है वो ये सारी जो मतलब इंपीरियलिज्म जो है और ये कॉलोनी वाली थी, उनको इन सब चीजों से थी नफरत। तो उनको ये सब पसंद नहीं था, कॉलोनी और इंपीरियलिज्म। तो उन्होंने क्या किया? तो जैसे ही वो पावर में आए, उन्होंने क्या कहा? भाई तुम आजाद हो, इंडिया तुम्हें आजादी चाहिए, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो कैबिनेट मिशन आता है 1946 में इंडिया में। कौन कौन होता है इसमें? याद रखना, पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, और एवी एलेक्जेंडर। तो ये नाम हो सके तो याद रख लेना। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ये प्रेसिडेंट ऑफ, ये चाहो तो आप याद रख लो, या फिर मतलब जरूरत है नहीं। तो ये तीनों लेके आते हैं कैबिनेट मिशन, और इसमें क्या था? एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी जब तक एक नई गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट नहीं होती। तो जब तक नया संविधान नहीं बनता, नए इलेक्शन नहीं होते, नए गवर्नमेंट नहीं होते, तब तक एक इंटरिम गवर्नमेंट चलेगी। उसके लिए इलेक्शंस होंगे। तो जून 1946 में इलेक्शंस होते हैं कैबिनेट असेंबली के, जिसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो भारी मतों से जीतती है, और मुस्लिम लीग को बहुत कम सीटें मिलती हैं। तो आईएनसी जीतती है इलेक्शन में, 1946 में होते हैं, जून 1946 में। और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन कब होता है? 9 दिसंबर 1946। डेट याद रखने ना, कुछ एग्जाम में आ जाती है। तो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सेशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, याद रखना। तो ये डेट याद रख लेना। और इलेक्शन के रिजल्ट्स की हम लोग बात करें तो 208 सीट मिली थी आईएनसी को, 73 मिली थी मुस्लिम लीग को, और 15 सीट जो है वो अदर्स को मिली थी। 296 सीट्स पे हुआ था इलेक्शन, और 93 सीट्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स को नॉमिनेट करनी थी। तो ये सारी चीजें थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन था उसकी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका पहला सेशन होता है 9 दिसंबर 1946 को, याद रख लेना। एग्जाम में किसी किसी एग्जाम में डेट आ जाती है। तो अब जो पाकिस्तान की डिमांड चल रही थी लगातार मुस्लिम लीग के द्वारा, उसको इसमें मना कर दिया जाता है कि हम तुम्हें पाकिस्तान नहीं बना के देंगे, डोमिनियन बनेगा तो सिर्फ एक डोमिनियन बनेगा, फिर वो आजाद होगा, फिर उसके बाद सोवरेन नेशन बन जाएगा पूरा। तो पाकिस्तान की डिमांड जो है वो रिजेक्ट होती है, और इससे पिछले वाले जो भी एक्ट थे उन सभी में पाकिस्तान की डिमांड जो है वो रिजेक्ट होती है, याद रखना। कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया जाता है। पाकिस्तान की जो डिमांड है वो रिजेक्ट हो ही चुकी थी, और मुस्लिम लीग का तुम लोग यहाँ पे हाल देख ही सकते हो। तो जो जिन्ना था वो बहुत ही ज्यादा नाखुश होता है इससे, और फिर वो पूरे देश में दंगे वंगे करवा देता है, डायरेक्ट एक्शन प्लान वगैरह।
ये सब तुम लोगों ने सुन रखा होगा। तो बहुत ज्यादा कियोस मचता है इंडिया में, और इन सबका ठीकरा किस पे आ रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, और इंडिया जो है वो हमें जल्दी से जल्दी छोड़ना पड़ेगा। तो क्लीमेंट एटली जो है वो अब ज्यादा टिकना नहीं चाहते थे इंडिया में, और वो यहाँ से जाना चाहते थे। तो वो लेके आए एक माउंटबेटन प्लान। उन्होंने अपना तरफ का एक का भेजा, जो कि थे लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट गवर्नर जनरल बन के आते हैं इंडिया के। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है इंडिया में। कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो फेल हो चुका था, इसलिए आता है माउंटबेटन प्लान। 1946 का जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो फेल हो चुका था। तो 3 जून 1947 को आता है माउंटबेटन प्लान। कैबिनेट टेंशंस तो चली रही थी, जो डायरेक्ट एक्शन एक्शन डे जो था जिन्ना का, और पूरे वायलेंट राइट्स चल रहे थे देश में, हर जगह दंगे वगैरह चल रहे थे। महात्मा गांधी अ, उनको शांत करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं। तो पाकिस्तान की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा तूल पकड़ चुकी थी, और मतलब बहुत केओस मचा हुआ था इंडिया में। तो मुस्लिम लीग के और इन्हीं सब कारणों की वजह से फिर ये लोग क्या करते हैं, पहली बार जो है वो पार्टीशन के लिए ये लोग मान जाते हैं, और पाकिस्तान की डिमांड को मान जाते हैं। तो मुस्लिम मेजोरिटी जो एरिया वो पाकिस्तान बन जाएगा, और जो हिंदू मेजोरिटी एरिया है वो इंडिया बन जाएगा। तो ये था पार्टीशन का सिस्टम। रिलीजन के बेस पे पार्टीशन होगा इंडिया का। तो ब्रिटिश के भारत छोड़ने का कारण वही, एग्जॉस्ट हो चुके थे वो, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे वर्ल्ड वॉर सेकंड लड़के, और मतलब तबाह हो चुके थे। और फिर ये और फिर ये लोग दंगे वगैरह भी चल रहे थे, तो ये ट्रांसफर करना चाहते थे, जल्दी से जल्दी पावर को ट्रांसफर करना चाहते थे ये लोग। तो पार्टीशन इन लोगों ने पहली बार इस एक्ट में मान लेते हैं। तो ये लोग तो पाकिस्तान की डिमांड को पहली बार किस एक्ट में माना गया? माउंटबेटन प्लान में ही माना गया। बाकी जितने भी, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए कि पार्टीशन को किस एक्ट में माना गया, तो भाई माउंटबेटन प्लान देख लेना है, और बाकी कुछ भी आ रहा हो तो उस पे नो कर देना है, ठीक है। तो माउंटबेटन प्लान में पाकिस्तान की डिमांड को मान ली जाती है, और इंडिया को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान। रेड क्लिफ कमीशन होगी, जिसमें रेड क्लिफ जो है वो अध्यक्ष होंगे, और वो डिसाइड करेंगे कौन सा, वो बाउंड्रीज बनाएंगे, मतलब कौन सा एरिया पाकिस्तान का होगा, कौन सा एरिया इंडिया का होगा। तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, जब क्लीमेंट एटली ने कहा था कि इंडिया को जो है वो जून 1948 तक इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, हम लोग छोड़ के चले जाएंगे मतलब यहाँ पे। तो ये जो है वो स्टेटमेंट था क्लीमेंट एटली का, कि हम जून 1948 तक इंडिया को छोड़ देंगे हर हालत में। तो इसी को देखते हुए ये माउंटबेटन प्लान लेके आते हैं, और काफी जल्दी ले आते हैं 1948 से, क्योंकि राइट्स वगैरह चल रहे थे और बुरी टेंशन चल रही थी पूरे देश में। अब जो प्रिंसली स्टेट्स है वो क्या करें, जो कि सुजरेनिटी में थे ब्रिटिश के साथ, तो उनको चॉइस दी गई। उनको चॉइस दी गई, या तो तुम लोग पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, या फिर इंडिया के साथ मिल जाओ, या फिर इंडिपेंडेंट रहो तुम। तो ये इनको चॉइस दी गई, या तो तुम पाकिस्तान में मिल जाओ, या इंडिया में मिल जाओ, या फिर इंडिपेंडेंट रहो। लेकिन इंडिपेंडेंट होने की जो चॉइस थी वो प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं थी, तो ये लोग इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो ये सारी चीजें थी। तो ये सारा सिस्टम किसमें था? माउंटबेटन प्लान में था। अब ये जो है वो प्लान था, माउंटबेटन प्लान था, एक्ट नहीं था। अब इस प्लान को एक्ट बनाने के लिए कौन सा एक्ट आएगा? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है माउंटबेटन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये पास हुआ 18 जुलाई 1947 को। तो इंट्रोड्यूस कब होता है? ये 5 जुलाई 1947 को, और 18 जुलाई 1947 को ये पास भी हो जाता है। तो तुम लोग देख सकते हो उनको कितनी जल्दी थी इंडिया को छोड़ने की, क्योंकि ये अब पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे, और जो टेंशन चल रही थी इंडिया में, वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। तो ये सारे कारण थे। 5 जुलाई 1947 को ये एक्ट इंट्रोड्यूस होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और 18 जुलाई को पास भी हो जाता है। तो गोली की रफ्तार से पास हो जाता है, और फिर इंडिया में आता है। और फिर जो माउंटबेटन प्लान था उसको फोर्स में ये लोग ले आते हैं थ्रू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसमें कहा गया कि भाई तुम 15 अगस्त 1947 से डोमिनियन बन जाओगे। डोमिनियन क्यों भाई? हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस सोवरेन नेशन बनाना है। तो तब तक तुम डोमिनियन हो, और इसके बाद जब तुम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लोगे तो तुम बन जाओगे एक सोवरेन नेशन। तो ये सारी चीजें थी, हमें मिल गई फिर 15 अगस्त 1947 को फ्रीडम एट मिडनाइट। और ये हम लोग नेहरू जी और बाकी लोगों को देख सकते हैं इस पिक्चर में, जब हमें फ्रीडम मिली। तो ये पूरा संघर्ष यहाँ पे समाप्त होता है, और हम लोगों को मिल गई इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इसमें अब क्या था, ये भी देख लो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में। तो सबसे पहले वही, दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस होंगे, एक इंडिया और एक पाकिस्तान।
दोनों के बीच में बाउंड्री कैसे बनेगी, रेड क्लिफ कमीशन जो है वो डिसाइड करेगी। तो पंजाब और बंगाल को डिवाइड करना था इंडिया और पाकिस्तान में, याद रखना। रेड क्लिफ कमीशन जो है वो किस लिए आई, बाउंड्री बनाने के लिए आई इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। तो लेजिस्लेटिव सोवरेनिटी मिल जाएगी तुम लोगों को, ईच डोमिनियन हैड कंप्लीट पावर टू मेक लॉस, नो ब्रिटिश कंट्रोल, ब्रिटिश अब कोई कंट्रोल नहीं रहेगा ब्रिटिश का, तुम लोग को जो लॉ बनाना है तुम लोग लॉ बनाओ, तुम्हें जो करना है वो करो अपने अपने नेशन। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दोनों के लिए दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होंगी, और वो जो है वो अपना लॉ बनाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगी। कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, कौन सा ब्रिटिश का लॉ तुम्हें रखना है, कौन सा फेंकना है, कौन सा नया लॉ बनाना है, जो जहां से जो करना है वो हम लोग अब कर सकते हैं। तो इस एक्ट में ब्रिटिश रूल का जो है वो खात्मा होता है, और जो सुजरेनिटी की जो व्यवस्था थी प्रिंसली स्टेट्स पे वो समाप्त होती है। तो सुजरेनिटी के लोग अपने आप से समाप्त कर देते हैं, क्योंकि वो राजा महाराजा तो करवाने नहीं चाह रहे थे, तो सुजरेनिटी जो है वो अपने आप ये लोग समाप्त कर देते हैं। तो गवर्नर जनरल बनाने की एक व्यवस्था होती है, अपॉइंटेड फॉर ईच डोमिनियन बाय ब्रिटिश किंग बट वुड एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो मिनिस्टर्स कहेंगे उनको अपॉइंट करेंगे ब्रिटिश का किंग गवर्नर। तो गवर्नर जनरल कौन अपॉइंट करेगा, ब्रिटिश का किंग करेगा, लेकिन वो पूछ के करेगा कि भाई तुम्हें कौन गवर्नर जनरल चाहिए। तो माउंट बेटन जो है वो हम लोगों ने बनवाए थे, तो याद रखना गवर्नर जनरल बनवाने की व्यवस्था भी थी इसमें। और लास्ट में प्रिंसिपल स्टेट के क्या हुआ, लास्ट में प्रिंसिपल स्टेट के साथ क्या हुआ, या तो पाकिस्तान चले जाओ या इंडिया चले जाओ या अपना अपना फ्री रहो, तो ये उनको चॉइस दी गई। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि बनाया गया था 1858 के एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, तो उसके ऑफिस को अबॉलिश कर देते हैं। तो याद रखना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस जो है वो अबॉलिश हो जाता है। और जितनी भी सारी ट्रीटीज हैं इंडियन स्टेट्स के बीच में वो सब खत्म हो गई, नैलिफाई हो गई, लैप्स हो गई, याद रखना। जो है वो हमारी इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने सारे एक्ट्स देखे शुरू से लेके अंत तक। लास्ट में हम लोग आज़ादी तक पहुंचे, जो हमें बहुत समय से चाहिए थी। एंड हम लोगों ने फ्रीडम एट मिडनाइट सेलिब्रेट की 1947 15 अगस्त को। तो ये सारी चीजें थी, और बाकी वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।